जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट के यादें आती हैं वक्त नहीं। सो गाइस, हम लेके आए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक C3 साइकिल, और उसी को हम केल्विन साइकिल कहते हैं। जी हाँ, इसे मेल्विन केल्विन जी ने दिया था। सो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, मेल्विन केल्विन जी ने दिया। अब बात करते हैं, सबसे पहले C3 साइकिल पाई कहाँ जाती है। जहाँ ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम जब स्टोमा पढ़ते हैं, ये स्टोमा के अंदर दिखाई पड़ता है, और यही है साइकिल जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर की। तो ये जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है उसे RUBP कहते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं, और ये 5 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कितने कार्बन का है भाई, 5 कार्बन का है। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उस स्टेबल प्रोडक्ट को PGA कहते हैं, यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। तो ये एसिड है भैया, एल्डिहाइड मत बोलना। उसके बाद ही देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भाई क्या होता है, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये एक यूनिवर्सल जो है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये C4 साइकिल में भी पाया जाएगा, C3 साइकिल में तो पाया ही जा रहा है। C3 साइकिल उसी के ऊपर नाम भी पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, C3 साइकिल C4 में भी पाया जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। और ये जो C3 साइकिल है ये C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में चलता है। तो आइए एक एक स्टेप करके हम समझते हुए चलते हैं। देखिए एक साइकिल है, उस साइकिल को हम कहेंगे भाई कि उस साइकिल में जो पहला स्टेप आता है ना, वो होता है कार्बोऑक्सीलेशन। यहाँ पे CO2 आके ऐड होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, कार्बोऑक्सीलेशन। जब कार्बोऑक्सीलेशन होता है तो वहाँ पे कुछ इंजाइम लगते हैं, और जो इंजाइम है उसे कहते हैं रूबिस्को। कौन सा इंजाइम है भाई, रूबिस्को। इस इंजाइम का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं रिडक्शन। देखिए फर्स्ट प्रोसेस में जब कार्बोऑक्सीलेशन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब उसके बाद जब फास्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है, अभी हम साइकिल में और डिटेल से समझाएंगे, तो यहाँ पे जब PGA का रिडक्शन होता है, रिडक्शन तो क्या होता है भाई, रिडक्शन में, रिडक्शन से बनता है ट्राइयोज फास्फेट। क्या बनेगा, ट्राइयोज फास्फेट बनेगा। और ट्राइयोज फास्फेट बनने के लिए यहाँ पे क्या होता है भाई, तो बोलोगे सर जी एनर्जी यूज होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, ATP, और दूसरा है NADPH2। क्या बोलोगे, NADPH2। तो आइए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनरेशन की। तो देखिए रीजनरेशन यानी कि रीजनरेट होना, कोई चीज दोबारा बन जाना, इसी को कहते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो ट्राइयोज फास्फेट है ना, ट्राइयोज फास्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है RUBP में। किसमें, RUBP में। तो हम ये स्टेप टू स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी कितनी लगती है, पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं, और एनर्जी के बाद में हम आगे चलते हैं और आपको सिखाते हैं कि ये साइकिल चलती कैसे है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं, कितने कार्बन किसमें होते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे आगे चल के। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने बताया कि RUBP जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, इसका होता है कार्बोऑक्सीलेशन, और ये बन जाता है PGA। इसी को 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जब 3PGA में कन्वर्ट हुआ भाई, देखो ये है 5 कार्बन का, ये होता है 3 कार्बन का, यानी कि यहाँ पे जब एक CO2 जुड़ा तो अभी ये कितना, 6 CO2 हो गया। 6 में ये 3 कार्बन का कंपाउंड बनना है, तो ये कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। कितने मोल, 2 मोल। तो देखिए यहाँ पे 2 PGA बन चुका है जो कि 3 कार्बन का है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कार्बोऑक्सीलेशन, कार्बोऑक्सीलेशन बोलते हैं। और जो इंजाइम यूज होता है, जो इंजाइम वो यूज होता है, इंजाइम, उस इंजाइम को रूबिस्को कहते हैं। क्या बोलेंगे, रूबिस्को बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं। जब PGA का रिडक्शन होता है,
पीजीए का जब रिडक्शन होता है तो यहाँ बनता है ट्रायोज फास्फेट। क्या बनेगा? ट्रायोज फास्फेट बनेगा, फास्फेट, ट्रायोज फास्फेट बन गया। ये जो ट्रायोज फास्फेट है ना, ट्रायोज फास्फेट है, ये भी 3 कार्बन का होता है। तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? 2 बने होंगे, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन है टोटल। तो यहाँ पे जो ये ट्रायोज फास्फेट बन गया, इसमें से आगे चला जाता है कितने? 5 कार्बन, यानी कि यहाँ पे जो है होता है जिसे कहते हैं रीजेनरेशन। क्या हो गया? रीजेनरेशन। अब देखिए रीजेनरेशन होता है तो 5 कार्बन यहाँ चला गया, 1 कार्बन नीचे आके 1 कार्बन क्या हो गया? एक साइकिल में 1 कार्बन स्टोर हो गया। पर अभी कहानी बाकी है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे रिडक्शन पे। तो देखिए जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसे कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। अब सारे प्रोसेस आपने जान लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कि एनर्जी कैसे लगती थी भाई। तो मैंने बोला कि 2 ATP और क्या लगा भाई? तो बोले आप 2NADPH2, ये जो है ये रिडक्शन में यूज हुआ और क्या बन गया? 2ADP और उसके बाद क्या बना? 2NADP। ये इतना इसका फॉर्मेशन हो गया। अब आगे बात करते हैं रीजनरेशन की। तो भाई रीजनरेशन वैसे होगा नहीं, यहाँ पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमने आपको पहले लिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो ATP है ना, ये ATP, ये जो है ATP कहाँ जाएगा? ADP में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा भाई? एक साइकिल में एक ही होंगे, एक साइकिल में एक ही होंगे। अब ग्लूकोज बनने के लिए हमें क्या बनाना? यहाँ बनाना है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाने के लिए जब एक बार में 1 कार्बन आता है ना, तो इसे कम से कम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को भी हम किसे क्या करेंगे भाई? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 साइकिल चल रही है, ठीक। तो एक साइकिल में 2 तो 6 में 12, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने लग जाएंगे? 12 लग जाएंगे। अभी आगे हम डिटेल में लिखा देते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 6 कार्बन, ये यानी कि क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 कार्बन आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई? रीजनरेशन में। तो रीजनरेशन में जब देखोगे तो यहाँ पे भी 6 साइकिल में 6 ATP यूज हो जाएंगे। तो अब आपको पता चला कि कितनी एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 केल्विन, 1 मोल ग्लूकोज, ऐसा बोलेंगे 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 3 ATP और 2 NADH देना पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल लिखते हैं हम लोग। इसके बारे में हम बात करेंगे आपको कि जो हमें साइकिल में पर मोल ग्लूकोज, पर ग्लूकोज ऐसे लिख सकते हैं, पर ग्लूकोज फॉर्मेशन में हमें क्या क्या मिलता है। तो बोलोगे कि अगर CO2 की बात करें तो ये कितना लगेगा? बोलोगे 6 CO2 लगेगा। कितना? 6 CO2। अगर ग्लूकोज की बात करें, अगर ग्लूकोज नहीं, अगर हम ATP की बात करेंगे तो ATP हमें कितना मिला? तो बोलोगे ATP लगा टोटल कितना? 18 लगा। अगर NADP बोलेंगे, NADPH2, अगर इसकी बात करेंगे तो बोलोगे 12 लगा। यानी कि 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितना CO2 देना पड़ता है? 6 CO2। और कितना ATP देना पड़ता है? 18 ATP। उसके बाद में पूछा जाएगा कितना NADPH2 देना पड़ता है, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर जी 12 देना पड़ता है। कितना? 12, यानी कि 10 और 2। तो देखिए ये इतना चीज क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछें हम कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन को क्या हम डार्क रिएक्शन कहते हैं? जी हाँ, ये रिएक्शन ही डार्क रिएक्शन कहलाता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है अंधेरे में चल रहा हो। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट
डिपेंडेंट नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट है। जबकि ये जो इतनी एनर्जी यूज कर रहा है वो जो फोटोसिंथेसिस में बना था एटीपी NADPH2 बस उन्हीं को यूज कर रहा है और ये साइकिल चल रही है। तो ये चीजें हमें याद रखना है। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, तो इसके लिए है आपको याद रखना होगा LG। क्या याद रखोगे? LG। देखो अब हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी खरीदते हैं ना तो LG कंपनी का ही लेना पसंद करते हैं। L फॉर क्या हो जाएगा? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और G फॉर क्या हो जाएगा? ग्रेना हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे डार्क रिएक्शन पूछें भाई तो बोलोगे डार्क रिएक्शन, तो सर जी डार्क रिएक्शन जो है ये कहां चलेगा? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा। ठीक है। तो LG एक अगर हमें याद है तो दूसरा हम खुद ब खुद याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, क्वेश्चन निकल आएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।